हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। बेटा आज हम लोग बात करेंगे रेडियो एक्टिव के लेक्चर 2 की, रेडियो एक्टिविटी के लेक्चर 2 की। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था बेटा लेक्चर 1, उसमें हम लोगों ने बात की थी कि एटम का मॉडल क्या होता है, साथ ही साथ एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का मॉडल क्या होता है, उसके कुछ सेट एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, और फिर साथ उनके कंपैरिजनली हम लोगों ने ये भी बात की थी कि आइसोबार्स, आइसोटोप्स और आइसोटोन्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हमको ये सारी चीजें मालूम पड़ गई। अब हम यहाँ पे आते हैं सीधे टॉपिक रेडियो एक्टिविटी को। अब ये जो रेडियो एक्टिविटी है तो थोड़ा सा डिस्कवरी इसकी बैक्वेरेल, ठीक है, अगर एक साइंटिस्ट थे हेनरी बैक्वेरेल, तो वहां से इनकी डिस्कवरी की स्टार्ट होती है। एक नॉर्मल सा फेनोमेना हुआ हेनरी बैक्वेरेल के साथ, ठीक है, तो हमने ये माना कि हेनरी बैक्वेरेल ने रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की थी। और इन 1896 में हुआ ये था कि वो अपनी लैब में किसी पर्पज से बिजी थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक यूरेनियम सॉल्ट लिया। ठीक है, वो अपने किसी काम में मतलब लैब में पर्पज से बिजी थे, यूरेनियम सॉल्ट लिया, उन्होंने उसे ब्लैक पेपर पे रैप करके फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर रख के चले गए। फिर कुछ दिन के बाद वो आए तो उन्होंने देखा कि ये जो फोटोग्राफिक प्लेट थी वो अफेक्टेड थी। अगर फोटोग्राफिक प्लेट अफेक्टेड थी तो उनको ये लगा कि ये यूरेनियम से हुई है, यानी कि उन्होंने फिर से एक यूरेनियम का दूसरा सॉल्ट लिया और फिर से उसको रखा। देन रिजल्ट इज सेम, फिर से फोटोग्राफिक प्लेट फिर से अफेक्टेड हो गई। तो उनका एक कंक्लूजन निकला, देयर इज सम टाइप ऑफ रेडिएशन, ठीक है, फ्रॉम द सॉल्ट। तो उन्होंने देखा कि ये यूरेनियम सॉल्ट से कुछ काइंड ऑफ रेडिएशंस निकल रहा है जो कि फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट कर रहा है, और वो जो ब्लैक पेपर रैप किया हुआ था उन्होंने उसको वो पेनिट्रेट करते हुए जा रहा है और फोटोग्राफिक प्लेट को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। तो साथ ही साथ उन्होंने ये भी देखा, फिर कुछ और एक्सपेरिमेंट्स किए, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, उन्होंने ये पाया इट इज नॉट पेनिट्रेटिंग ओनली द ब्लैक पेपर, इट आल्सो पेनिट्रेटिंग द ग्लास, वुड एक्सेट्रा। तो वहां से इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की और स्टार्टिंग में इस रेडिएशन को बैक्वेरेल रेज बोला गया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं और देखते हैं रेडिएशन में क्या क्या चीजें होती हैं। तो हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं रेडियो एक्टिविटी। तो कह रहा है हेनरी बैक्वेरेल discovered the phenomena of the radioactivity in 1896. These radiation were called the Becquerel rays. तो उनको जब ये आइडिया नहीं था, मतलब उनको ये तो नहीं मालूम था कि क्या रेडिएशन हो रहा है, तो उस टाइम लोगों को ये रेडिएशन जिस नाम से जानते थे वो बैक्वेरेल रे के नाम से जानते थे। ऑन फर्दर इन्वेस्टिगेशन these radiation were found to be 3 types, और उसके बाद कई सारे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट हुए, कई सारी रेडिएशन पे स्टडी हुई, तो इनको 3 तरीके से डिवाइड किया: पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन, निगेटिवली चार्ज रेडिएशन एंड द अनचेंज्ड विच वेयर नेम्ड एज अल्फा, बीटा एंड गामा। तो एक थी अनचार्ज वेज, तो इसका नाम आया जो पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, इसका नाम आ गया अल्फा, बीटा एंड गामा। तो ये बेसिक 3 रेज थी। ठीक है, तो कह रहा है गामा रेडिएशन रिस्पेक्टिवली। The substance which emit these radiation were called the radioactive substance. अब ऐसे substance जिनसे ये radiations निकलती थी उनको radioactive substance बोला गया। Thus, the substances which disintegrated or decay, मतलब जो break down हो रहा है, जिनमें से निकल रहा है, decay हो रहा है by the spontaneous emission of radiation are called the radioactive substance। यानी कि वो substance जिनमें से स्पॉन्टेनियसली क्या होता है, डिसइंटीग्रेटेड डिके की वजह से रेडिएशंस निकलते हैं, दे आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जस्ट लाइक यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम, थोरियम, एक्टिनियम एक्सेट्रा। ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। और ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या रहा है आगे, द आइसोटोप of nearly all the element of atomic number higher than 82। अब देखिएगा यहाँ पे बात क्या कर रहा है कि वो आइसोटोप्स, ठीक है, आइसोटोप्स, यहाँ सबस्टेंस की सीधे डायरेक्टली नहीं कह रहा कि न्यूट्रल सबस्टेंस नहीं कह रहा, सीधे सीधे कह रहा है आइसोटोप्स। द आइसोटोप्स ऑफ नियरली ऑल द एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं उनके आइसोटोप, और वो एलिमेंट कितने होने चाहिए, 82 से उनका एटॉमिक नंबर ऊपर होना चाहिए। द आइसोटोप ऑफ नियरली ऑल द एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर हाइयर देन 82, then it means to say after lead in the periodic table are radioactive because in their nucleus। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन काफी ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है because their nucleus the number of neutron is much more than the number of proton।
these are called the natural radioactive substance। तो ये सब नेचुरल रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होते हैं और ऐसा इसमें इसीलिए होता है क्योंकि इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो प्रोटॉन से बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जब एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटॉन यानी कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, तो वो एक तो क्या करते हैं, रेडिएशंस करना स्टार्ट कर देते हैं बेटा। ठीक है, इनमें हाई एनर्जी हो जाती है और वो रेडिएशंस करना स्टार्ट कर देते हैं। आगे कह रहा है एनी फिजिकल चेंज, कोई भी फिजिकल चेंज सच एज चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर और केमिकल चेंज सच एज द एक्सेसिव हीटिंग, freezing, action of strong electric and the magnetic field, chemical treatment, oxidation, etc. तो ये कुछ बेसिक फिजिकल और केमिकल चेंज है। Does not change the nature of radiation emitted by the substance and its rate of decay। यानी कि कोई भी फिजिकल चेंज लाइक प्रेशर और टेम्परेचर, कोई भी केमिकल चेंज लाइक एक्सेसिव हीटिंग, फ्रीजिंग, एक्शन विद द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड, केमिकल ट्रीटमेंट, ऑक्सीडेशन, इन सब से जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उनके डीके पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। दिस क्लियरली शो दैट द phenomena of the radioactivity cannot be due to the orbital electron which could easily be affected by the changes। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनको फिजिकल या केमिकल चेंजेस से कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा, देन इट मीन्स टू से कि इनमें इलेक्ट्रॉन का कोई भी रोल नहीं है। इसका मतलब जो डीके हो रहा है, जो रेडिएशंस निकल रहे हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स का यानी कि एटम के जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर हो जाती है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिट जो हो जाती है, उनका कोई भी रोल प्ले नहीं होता, यानी कि ये डायरेक्टली न्यूक्लियस से रिलेटेड है। ठीक है, द रेडियो एक्टिविटी शुड देयरफॉर बी द प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूक्लियस। ये सीधे सीधी प्रॉपर्टी किससे है, न्यूक्लियस से। दस इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि द रेडियो एक्टिविटी इज ए न्यूक्लियर फेनोमेना। द रेडियो एक्टिविटी इज ए न्यूक्लियर फेनोमेना। It is the process of spontaneous emission of the alpha, beta and the gamma radiation from the nucleus of atom during their decay। यानी कि रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर फेनोमेना है जिसमें न्यूक्लियस से स्पॉन्टेनियसली इमिशन करता है। कौन कौन से इमिशन होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशन इमिशन करते हैं। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, जैसे नोट लिखा है from a radioactive substance containing a very large number of atoms, there is no way to predict when or which nucleus of the atom will decay at any moment। अब देखिए यहाँ पर सीधे सीधे कह रहा है आपसे कि अगर मैं किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की बात करता हूँ तो वहां पर एक अच्छा खासा डिफरेंस आता है उनके नंबर में, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में। तो कह रहा है वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम, ठीक है, उनके नंबर एटम के जो होते हैं वो काफी बड़े होते हैं। देयर इज नो वे टू नो, लेकिन हम कभी भी ये प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कि कब कौन सा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रेडिएशन स्टार्ट कर देगा। तो वही कह रहा है फ्रॉम ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कंटेनिंग ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम्स देयर इज ए नो वे टू नो व्हेन और विच न्यूक्लियस ऑफ द एटम विल डिके एट एनी मोमेंट। कब कहां से रेडिएशन स्टार्ट होगा हम कुछ भी नहीं कह सकते, कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, कोई तरीका ही नहीं हमारे पास प्रेडिक्ट करने का। Hence, the radioactivity decay is a random phenomena, इसलिए हम इसे random phenomena कहते हैं। There is a no law by which the disintegration of the individual nucleus can be known or predicted। Okay? तो यानी कि रेडिएशन, जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उनमें रेडिएशन होने के लिए हम कभी भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि यहाँ से हो रहा होगा, वहां से होगा, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है रेडियो एक्टिविटी एज इमिशन ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा। तो अल्फा, बीटा, गामा की जो इमिशंस होते हैं उनको थोड़ा सा रीड करते हैं। तो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे रदरफोर्ड ने भी रेडियो एक्टिविटी को लेकर कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उनके एक्सपेरिमेंट से कुछ चीजें सामने आई। क्या था, कह रहा है इन 1903 रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंटली स्टडीड द नेचर ऑफ द रेडिएशन इमिटेड बाय द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब देखिएगा, मैं यहाँ आपको इनके कुछ बेसिक एक्सपेरिमेंट को समझाता हूँ। देखिएगा यहाँ पर आपको देखिएगा एक लेड बॉक्स लिया गया है, काफी मोटा लेड बॉक्स है, इसके अंदर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा गया है। ये जो ब्लैक कलर का स्पॉट दिख रहा है दैट इज द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। ठीक है बेटा, और ये पूरा लेड बॉक्स है, आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है कि ये एक लेड बॉक्स है। ठीक है, और ये रहा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस।
अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड रख दी गई है, इसके आसपास हमने क्या रख दिया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड रख दिया। तो यहां से जब रेडिएशंस निकल रही थी तो कुछ अल्फा बीटा गामा की रेडिएशंस निकल रही थी, तो ये देखा गया कि जब चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड थी तो उसको स्टडी करके रदरफोर्ड ने ये बताया कि जो अल्फा है वो एक तरफ बेंड हो रही है, बीटा का रेडिएशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में बेंड हो रहा है, एंड द गामा रेडिएशन इज नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, वो स्ट्रेट जा रहा है। गामा का रेडिएशन, जो गामा रेडिएशन था उसका मैग्नेटिक फील्ड पर कोई भी असर नहीं पड़ा, वो स्ट्रेट जा रहा है। अल्फा बेंड हो रही है, बीटा बेंड हो रही है, लेकिन अब देखिए यहां पर यही चीज है कि बीटा ज्यादा बेंड हो रही है, अल्फा कम बेंड हो रही है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा अफेक्टेड होता है वो होता है बीटा। बेटा बीटा इज मोर अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड देन अल्फा, यानी कि बीटा अल्फा से ज्यादा अफेक्टेड होता है, वेयर एज अल्फा भी इफेक्ट कर रही है लेकिन वो बीटा के कंपैरिजन में कम इफेक्ट कर रही है। बट द गामा को तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, यानी कि अगर एक तरीके से देखा जाए क्या मैग्नेटिज्म का कोई फर्क पड़ता है इसमें, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता गामा रेडिएशन पे। कहीं ना कहीं बीटा पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, दैट्स व्हाई ये पहले ही आपको क्या दिखाई दे रही है, बेंड होती हुई दिखाई दे रही है, ये कुछ दूर के बाद बेंड होती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब बीटा पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका इफेक्ट ज्यादा होता है, अल्फा पर इफेक्ट कम होता है और गामा पर इफेक्ट होता ही नहीं है। ठीक है, तो एक तो मैग्नेटिक फील्ड का हो गया, फिर आया इलेक्ट्रिकल फील्ड में अगर इनको पास किया जाए तो ये थी भाई इलेक्ट्रिकल फील्ड इन्होंने ले ली। इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी इन्होंने पूरा सेटअप रखा, एक तरफ पॉजिटिव प्लेट रखी, ठीक है, एक तरफ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट रखी, दूसरी तरफ निगेटिवली चार्ज प्लेट रखी। अब जब इन्होंने ये देखा कि यहां पर जब रेडिएशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, तो यहां पर इन्होंने पाया कि पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ बीटा जा रहा है। तो अगर बीटा बेटा पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ जाएगा देन इट मींस टू से अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो बीटा का नेचर कहीं ना कहीं निगेटिव माना गया। और अल्फा अगर निगेटिव चार्ज प्लेट की ओर जा रहा है तो अल्फा का नेचर कहीं ना कहीं पॉजिटिव माना गया। ठीक है, क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज प्लेट की ओर जा रहा है और बीटा पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की ओर जा रहा है। बट गामा को देखा गया तो गामा कहीं भी नहीं जा रहा था, गामा स्ट्रेट जा रहा था, यानी कि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी इफेक्ट नहीं होता, यानी कि एक तरीके से जो गामा का नेचर होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी कि वो मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिकल फील्ड में कहीं से भी इफेक्टेड नहीं होता। तो इसका मतलब हम ये मान लेते हैं कि गामा का जो नेचर होता है बेटा वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। अब आते हैं बात बीटा और अल्फा की। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड में बीटा ज्यादा इफेक्टेड था, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बेटा बीटा ज्यादा इफेक्टेड होता है कंपैरिजन टू अल्फा, यानी कि बीटा पहले ही बहुत जल्दी से इफेक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिकल फील्ड दोनों में, यानी कि इसके ऊपर इफेक्ट ज्यादा पड़ता है और अल्फा के ऊपर इफेक्ट थोड़ा सा कम होता है, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे वो इलेक्ट्रिकल फील्ड हो। इज दैट क्लियर? तो ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने रदरफोर्ड ने किया। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग सबकी प्रॉपर्टीज निकाली गई कि हर एक रेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो आइए हम लोग कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल। देखिएगा बेटा बहुत ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िएगा, मोस्ट ऑफ दिस चैप्टर थ्योरी बेस्ड है। ठीक है, तो आपको एकदम अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आप पिन पॉइंट करके पढ़ेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आएगा, आपको बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Properties of the alpha particle. An alpha particle consists of 2 proton और 2 न्यूट्रॉन। देखिए अल्फा पार्टिकल में सीधे सीधे कह रहा है कि 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इट इज द सेम एज द डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। जैसे कि अगर एक हीलियम आइटम को डबल आयोनाइज कर दिया जाए, यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ना हो, आयोनाइज कर दिया गया उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ना हो, देन इट इज कॉल्ड अ अल्फा पार्टिकल। डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम इज दैट a helium nucleus containing 2 proton and 2 neutron. If an alpha particle He2 plus gain 1 electron, it changes to a singly ionized helium atom, and if it gain 2 electron, it changes to the helium atom. अब समझिएगा यहाँ कहना क्या चाह रहा है, यहाँ कहना सीधे सीधे ये चाह रहा है कि ये जो अल्फा होता है बेटा, अल्फा पार्टिकल बेसिकली ये पार्टिकल नेचर का होता है, ये हीलियम, ठीक है, याद रखिएगा,
इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते। बेसिकली नॉर्मली हम लोग 2He4 लिखते हैं, सॉरी 2He4 लिखते हैं, तो ये हीलियम के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हीलियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, 2 होते हैं। अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो ये He2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब इसके पास केवल न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे, लेकिन इसके पास कोई भी ऑर्बिट नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मान लो ऑर्बिट भी है तो इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है। ठीक है, तो ये 2+ पॉजिटिव चार्ज के साथ आएगा, तो ये हो जाता है बेटा हमारा अल्फा पार्टिकल। अगर मान लीजिए मैं अल्फा पार्टिकल को 1 इलेक्ट्रॉन दे भी देता हूं, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, और ये बन जाएगा 1+। ये अभी भी आयोनाइज्ड होगा, तो जिसे हम कहेंगे आयोनाइज्ड हीलियम एटम 1+। लेकिन अगर मैंने इसको 1 इलेक्ट्रॉन और यानी कि ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तब 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये क्या हो जाएगा, इसका आयोनाइजेशन खत्म, 2 पॉजिटिव चार्ज है 2 नेगेटिव चार्ज आ गया, खत्म। तो ये वापस से क्या बन जाएगा बेटा, हीलियम एटम बन जाएगा। समझ में आया? ओके गुड। नेक्स्ट देखते हैं। The mass of an alpha particle is roughly 4 times the mass of proton. जो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है वो प्रोटॉन से 4 टाइम्स होता है। क्यों? क्योंकि बेटा उसमें 4 सब एटॉमिक पार्टिकल ही हैं, 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, टोटल 4। और हम ये मान के भी चलते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है, तो ये 4 टाइम्स ऑफ द प्रोटॉन आ जाता है। ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ 4 MP का मतलब 4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द प्रोटॉन। अब ये MP बेसिकली बेटा हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, M और P नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो विच इज 4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द प्रोटॉन। अब इसका मास कितना होता है, 6.68 into 10 to the power minus 27 kg, and its charge is twice the charge of proton। भाई 2 प्रोटॉन होते हैं तो प्रोटॉन के चार्ज का डबल, तो कितना हो जाता है 3 पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव 3.2 into 10 to the power minus 19 कूलम और प्लस 2e हम लोग लिखते हैं। ठीक है, दस स्पेसिफिक चार्ज, इसका जो स्पेसिफिक चार्ज आता है जो कि चार्ज बाई मास के साथ आता है, विच इज इक्वल टू 4.79 into 10 to the power 7 कूलम पर kg। ठीक है, इसका जो स्पेसिफिक चार्ज आता है विच इज चार्ज बाई मास विच इज इक्वल टू 4.79 into 10 to the power 7 कूलम पर kg। ओके, नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा होगा बेटा, द स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10 to the power 7 मीटर पर सेकेंड। अब अल्फा पार्टिकल की स्पीड कितनी होती है, 10 to the power 7 मीटर पर सेकेंड। इट इज डिफरेंट फॉर ए पार्टिकल, डिफरेंट फॉर, ये भी अल्फा होगा, अल्फा पार्टिकल इमिटेड फ्रॉम, अल्फा पार्टिकल इमिटेड फ्रॉम द डिफरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब देखिए क्या कह रहा है, अल्फा पार्टिकल की एक जनरल स्पीड क्या होती है, द स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल इज द ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 7। इट इज डिफरेंट फॉर, लेकिन ये क्या कह रहा है कि अल्फा पार्टिकल डिफरेंट स्पीड डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो किस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकल रहे हैं। फर्दर ऑल द अल्फा पार्टिकल इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द सेम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डू नॉट हैव द सेम एनर्जी। अगर किसी सेम काइंड ऑफ न्यूक्लियस से भी अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं तो इट इज नॉट कंपल्सरी कि उनकी एनर्जी सेम हो। अगर एनर्जी सेम नहीं है देन इट मे बी पॉसिबल कि उनकी स्पीड भी सेम नहीं होगी, बट दे हैव एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्मॉल रेंज। लेकिन उनका जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो स्मॉल रेंज में सभी का होगा। ठीक है, लेकिन इट इज नॉट कंपल्सरी कि उनकी एनर्जी सेम हो। नेक्स्ट, एन अल्फा पार्टिकल स्ट्रांगली आयोनाइज द गैस थ्रू विच इट पासेस। जिस गैस से वो पास होती है उस गैस को आयोनाइज कर देती है। द आयोनाइजिंग पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज रफली 100 टाइम्स दैट ऑफ द बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल से 100 गुना ज्यादा करती है, एंड रफली 10 to the power 4 टाइम्स ऑफ द गामा रेडिएशन। सोचो इतना ज्यादा वो गैस को आयोनाइज करती है अगर अल्फा पार्टिकल्स किसी गैस से पास होता है। एन अल्फा पार्टिकल, ये भी अल्फा होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा ये अल्फा है। एन अल्फा पार्टिकल रैपिडली डिसिपेट इट्स एनर्जी एज इट मूव्स थ्रू ए मीडियम एंड देयरफॉर इट्स पेनिट्रेटिंग पावर इज क्वाइट स्मॉल। अब क्या कह रहा है कि जो अल्फा पार्टिकल है वो बहुत तेजी से अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं, डिसिपेटिंग द एनर्जी, अपनी एनर्जी को बहुत जल्दी से खत्म करते हैं
ठीक है, किसी भी मीडियम से जब वो पास होते हैं तो अपनी एनर्जी को बहुत जल्दी खत्म करते हैं, जिसकी वजह से इनका जो पेनिट्रेशन पावर होता है, जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है वो कम हो जाता है। इट कैन पेनिट्रेट ओनली 3 to 4 सेंटीमीटर इन एयर। सोचो इतना ज्यादा खत्म करते हैं वो अपनी एनर्जी को कि वो एयर में 3 to 8 सेंटीमीटर तक ही पेनिट्रेट कर पाते हैं। इट कैन easily be stopped by a thin card sheet और a thick paper। हम इसको रेडिएशन को कार्ड शीट और या किसी भी थिक पेपर से आराम से रोक सकते हैं। इट्स पेनिट्रेटिंग पावर इज रफली 10 to the power -2 टाइम्स ऑफ द बीटा पार्टिकल, यानी कि बीटा पार्टिकल जितना पेनिट्रेट करता है उससे 100 गुना कम ये पेनिट्रेट करते हैं। एंड 10,000 टाइम टू द रेडिएशन ऑफ गामा पार्टिकल। तो गामा के रेडिएशन से 10,000 टाइम और बीटा के रेडिएशन से 100 टाइम्स कम पेनिट्रेशन होता है इनका। ठीक है, नेक्स्ट, अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। अल्फा पार्टिकल बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। सो दे आर डिफ्लेक्ट बाय द इलेक्ट्रिकल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्वियस सी बात है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड में डिफ्लेक्ट तो होना ही है। कह रहा है डिफ्लेक्शन ऑफ, ये गलती से आ गया, देखिएगा क्या रहा है, द डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल इज लेस एज कंपेयर टू द बीटा पार्टिकल, यानी कि इनका डिफ्लेक्शन बीटा से कम होता है। बिकॉज अल्फा पार्टिकल इज, ये बार बार ए आ गया है हर जगह, द अल्फा पार्टिकल इज ऑफ मोर मास देन द बीटा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मास बीटा से ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं करता, यानी कि बीटा से कम डिफ्लेक्ट करता है ना। क्यों करता है? क्योंकि इसका मास बीटा से ज्यादा है। आगे कह रहा है अल्फा पार्टिकल अफेक्टेड ए फोटोग्राफिक प्लेट, अफेक्ट करता है। अल्फा पार्टिकल कॉज फ्लोरेसेंस ऑन स्ट्राइकिंग ए फ्लोरेसेंट मटेरियल। किसी भी फ्लोरेसेंट मटेरियल पर जब अल्फा पार्टिकल गिरता है तो उसमें फ्लोरेसेंस को जनरेट करता है। अल्फा पार्टिकल हैव लार्ज काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम विद देम। देखो तो काइनेटिक एनर्जी चूंकि स्पीड बहुत ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई इनका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा मानी जाती है। दे वर यूज्ड टू बम्बार्ड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ वन एलिमेंट टू कन्वर्ट इनटू द अनदर एलिमेंट। अब क्या कर रहा है? दे वर यूज्ड टू बम्बार्ड द न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस पे गिराने के काम आते हैं ताकि एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट किया जा सके, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसम्यूटेशन, यानी कि फॉर द एक एलिमेंट को चेंज करके दूसरा एलिमेंट बनाना, जो कि हम लोग पढ़ते आते थे पॉसिबल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसम्यूटेशन। ठीक है, अगला, अल्फा पार्टिकल डिस्ट्रॉय द लिविंग सेल एंड आल्सो कॉजेज बायोलॉजिकल डैमेजेस। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये रेडिएशन है तो ये हार्मफुल होता है। अल्फा पार्टिकल गेट स्कैटर्ड व्हाइल पासिंग थ्रू ए थिन माइका और गोल्ड फॉइल। अगर ये गोल्ड या माइका से पास होती हैं तो ये स्कैटर हो जाती हैं, यानी कि फैल जाती हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में जाती हैं। इसके बाद आता है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ द बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज क्या होती है? देखिएगा, अगर हम बात करते हैं बीटा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज की, तो बीटा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, आइए इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो बेटा बीटा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज, ठीक है, अगर हम सबसे पहला पॉइंट देखते हैं बीटा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज का, तो क्या कह रहा है? बीटा पार्टिकल्स आर द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। अब देखिए क्या कह रहा है, बीटा पार्टिकल्स आर द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब देखिए समस्या ये आ गई, पहले तो हम कह दिए फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, उसके बाद कह दे रहे हैं इमिटेड फ्रॉम द एटम। तो ये हाउ इज इट पॉसिबल, इसको भी हम लोग डिटेल करेंगे कि किस तरीके से पॉसिबल होता है नेक्स्ट लेक्चर में। कह रहा है इट इज रिप्रेजेंटेड एज -1 बीटा 0 और 1 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो होता है, जिसके पास केवल नंबर होता है, मास नहीं होता है, वो बीटा कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग ये सोचते हैं कि न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, तो इमिट कैसे करता है? तो बेटा अभी हम लोग उसको समझेंगे कि किस तरीके से हम न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। हम देखो यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं बेटा, याद रखिएगा, हम यहाँ पर क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं, दैट्स व्हाई हम ऐसा कहते हैं कि एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की तरीके से होता है। आगे कह रहा है द रेस्ट मास ऑफ द बीटा पार्टिकल इज 9.1 into 10 to the power -31 kg, जिससे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है me, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। एंड इट्स चार्ज इज -1.6 into 10 to the power -19 कूलम, जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है।
Thus the specific charge Q by m, ठीक है, Q by m यानी कि चार्ज बाई मास ऑफ द बीटा पार्टिकल इज 1.76 into 10 to the power 11 कूलाम पर केजी हो जाता है. Although both the beta particle and the cathode rays are the fast moving electron, जो कह रहा है बीटा पार्टिकल और कैथोड रे ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, बट दे डिफरेंट इन दियर ओरिजिन, ये अपने ओरिजिन की वजह से अलग अलग होती हैं. क्यों? क्योंकि जो बीटा पार्टिकल्स आर गिवन आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, बीटा पार्टिकल न्यूक्लियस से आता है, while the cathode rays is given out from the orbital electron, तो ऑर्बिट से जो इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं वो कैथोड रेज में जाते हैं और बीटा न्यूक्लियस से निकलता है. अब ये न्यूक्लियस वाले को कैसे हम इलेक्ट्रॉन मानते हैं इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. बेटा आगे कह रहा है द स्पीड ऑफ द बीटा पार्टिकल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, जो कि बहुत ज्यादा है, बट ऑलवेज लेस देन 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि लाइट की स्पीड से कम है. कह रहा है डिफरेंट बीटा पार्टिकल इमिटेड फ्रॉम द सेम रेडियो एक्टिव सबस्टेंस हैव डिफरेंट स्पीड, सेम एज जैसे अल्फा की डिफरेंट स्पीड थी, सेम सबस्टेंस से निकल रहा है, उसी तरीके से बीटा की भी स्पीड या एनर्जी लेवल अलग अलग हो सकता है अगर वो सेम एटम से निकल रहे हैं. बीटा पार्टिकल आयोनाइज द गैस थ्रू विच दे पास, ये भी आयोनाइज करते हैं. द आयोनाइजिंग पावर ऑफ द बीटा पार्टिकल इज रफली 1/100 टाइम ऑफ दैट द अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल बहुत ज्यादा कर रहा था, बीटा उससे 100 टाइम्स कम क्या करेगा, आयोनाइज करेगा, बट नियरली 100 टाइम्स ऑफ द गामा रेडिएशन, गामा रेडिएशन से ज्यादा करेगा. नेक्स्ट द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ द बीटा पार्टिकल इज मोर देन दैट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ये भी अल्फा होगा बेटा, ठीक है, अल्फा पार्टिकल से ज्यादा होता है इसका पेनिट्रेटिंग पावर, बट लेस देन द गामा पार्टिकल. दे कैन ट्रेवल through nearly 5 meter in air and pass through thin card sheet and even through the thin aluminium foil, but a 5 millimeter thick aluminium sheet can stop the beta particle. कह रहा है गैस में 5 मीटर तक आराम से जाता है, पतले कार्डबोर्ड या कार्ड शीट को आराम से पेनिट्रेट कर सकता है, एल्यूमिनियम फॉइल तक को पेनिट्रेट कर सकता है, लेकिन अगर 5 mm की एल्यूमिनियम फॉइल है, देखो एल्यूमिनियम फॉइल को तो कर देगा, लेकिन अगर 5 mm मिलीमीटर की शीट हो गई एल्यूमिनियम की तो उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, यानी कि वो एल्यूमिनियम शीट उसको रोक लेगा. ठीक है. नेक्स्ट बीटा पार्टिकल आर नेगेटिवली चार्ज होते हैं, हमने देखा है. सो दे गेट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिकल एंड द मैग्नेटिक फील्ड. द डिफ्लेक्शन ऑफ द बीटा पार्टिकल इज इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल जिस तरफ जाता है उसके अपोजिट जाता है, सिंस the charge of the beta particle is negative. So while the charge on the alpha particle is positive होता है तो वो नेगेटिव ही होगा. कह रहा है the deflection of the beta particle is more than the alpha particle since beta particle is much lighter than the alpha particle. ये ज्यादा डिफ्लेक्ट भी होता है क्यों, क्योंकि ये लाइट वेट होता है. बीटा पार्टिकल affect the photographic plate. Beta particles causes the fluorescence on striking the fluorescent material. अल्फा भी बीटा भी. Beta particles produces X-ray when they are stopped by the metals. अब क्या कह रहा है, बीटा पार्टिकल्स प्रोड्यूसेस एक्स-रे व्हेन दे आर स्टॉप्ड बाय द मेटल्स, जब इनको मेटल्स के थ्रू रोकने की कोशिश की जाती है, सच एज टंगस्टन मेटल का यूज करके, तो बीटा पार्टिकल्स क्या प्रोड्यूस कर देते हैं, एक्स-रेज प्रोड्यूस कर देते हैं ऑफ हाई एटॉमिक नंबर ऑफ द हाई मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, एक्स-रेज प्रोड्यूस करते हैं. अब ये एक्स-रे भी ऐसा थोड़ी है कि नुकसान नहीं करती है, डैमेज करती है हमारी बॉडी को. Beta particle causes more biological damage than the alpha particle as they can easily pass through the skin of our body. ठीक है, और ये अल्फा लिखा हुआ है, हमारी स्किन से पास आराम से करती है, तभी हम एक्सरे का यूज भी करते हैं, लेकिन हमारे बोन से पास नहीं होती. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द गामा रेडिएशन. गामा रेडिएशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है? द गामा रेडिएशन आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइक एक्सरे एंड द लाइट. ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, याद रखिएगा, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जस्ट लाइक लाइट, जस्ट लाइक एक्सरे, बट दे डिफर फ्रॉम एक्सरे एंड द लाइट. उनसे अलग भी हो, मतलब होती तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है लेकिन उनसे अलग मानी जाती है वेवलेंथ, क्योंकि इनकी अलग होती है. द वेवलेंथ ऑफ द गामा रेडिएशन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power
4 नैनोमीटर, देन इट मींस टू से 10 to the power -13 मीटर होती है, वेयर एज द वेवलेंथ ऑफ द X-rays is 10 to the power -2 nanometer to the 10 nanometer and that of the light is 4, ये n होगा 400 नैनोमीटर, ये मिस स्पेल हो गया, ये 400 नैनोमीटर होगा बेटा, 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर, ठीक है, इन रेंज ऑफ 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर होती है लाइट की वेवलेंथ। आगे कह रहा है द स्पीड ऑफ द गामा रेडिएशन इज सेम एज द स्पीड ऑफ लाइट। सोचो कितना फास्ट होगा, 3 × 10⁸ इन वैक्यूम और एयर। द आयोनाइजिंग पावर ऑफ द गामा रेडिएशन इज वेरी लो, ये आयोनाइज बहुत कम करता है, क्यों नहीं करता है या फिर वेरी लो क्यों करता है, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं ये एक न्यूट्रल टाइप वो होता है, नेचर का होता है। इट इज 10 to the power -4 times that of alpha particle and 10 to the power -2 times that of the beta particles। आयोनाइजेशन पावर की बात कर रहा है। The penetrating power of the gamma radiation is high, it is about to 10 to the power 4 times of the alpha, 10 to the power 2 times of the beta particle। They can travel through 500, अब देखो क्या कर रहा है, they can travel through 500 मीटर in the air, ये एयर में 500 मीटर तक चल सकती है, and pass through 30 सेंटीमीटर thick sheet of iron, यानी कि 30 सेंटीमीटर, सोचो काफी मोटा होता है, 30 सेंटीमीटर एक आयरन शीट को भी पेनिट्रेट कर सकती है, यानी कि 30 सेंटीमीटर इज अ वेरी थिक, ओके। अ थिक शीट ऑफ लेड इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप देम, अब इसको रोकने के लिए हमें थिक शीट ऑफ लेड की मोटी सी शीट चाहिए होती है जो कि 30 से ज्यादा ही हो। लाइक एक्सरेज एंड लाइट, गामा रेडिएशन आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिकल एंड द मैग्नेटिक फील्ड सिंस दे आर नॉट चार्ज पार्टिकल्स, इनके पास चार्ज पार्टिकल नहीं होते इसलिए डिफ्लेक्ट नहीं करते। गामा रेडिएशन भी फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती है। गामा रेडिएशन फ्लोरोसेंस को भी जनरेट करती है जब ये किसी फ्लोरोसेंट मटेरियल से लड़ता है या स्ट्राइक करता है। गामा रेडिएशन आल्सो डिफ्रैक्टेड बाय द क्रिस्टल लाइक एक्स-रेज। अब देखिए क्या कह रहा है, जब बात करते हैं गामा रेडिएशन की तो ये डिफ्रैक्ट हो जाती है क्रिस्टल लाइक एक्स-रेज से। Although X-rays and gamma radiations are similar in the properties, but their origin is quite different। इनकी properties तो same होती है बेटा, लेकिन origin से according to the origin ये अलग अलग होते हैं, क्योंकि जो X-ray होती है वो emitted by there is a transmission of electron in the inner orbit of the atom। तो एटम के जब इनर ऑर्बिट की बात करते हैं वहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वहां से एक्सरे आती है, लेकिन जो गामा आता है बेटा वो न्यूक्लियस से आता है। वेयर एज द गामा रेडिएशन इज गिवन आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस। गामा रेडिएशन कैन इजीली पास थ्रू द ह्यूमन बॉडी, देयरफॉर दे कॉजेज इमेंस बायोलॉजिकल डैमेज। ये हमारे शरीर से पास कर जाती है तो बहुत ही ज्यादा बहुत बुरा असर हमें पर डालती है, एक तरीके से एक अच्छा खासा बायोलॉजिकल डैमेज करती है। गामा रेडिएशन आर वेरी यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, इसका यूज हम कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं। वो जो कैंसर के सेल्स होते हैं, डेड सेल्स, उनको खत्म करने के लिए, जो एक्टिव सेल्स होते हैं उनको खत्म करने के लिए। ओके बेटा, तो फिलहाल आज के लेक्चर में जो हम लोगों ने बात की वो रेडियो एक्टिविटी की, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की, और साथ ही साथ इन तीनों टाइप ऑफ रेडिएशंस के प्रॉपर्टीज की बात की। फिर मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।